हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक चाइनीज़ बीएल को जिसका टाइटल है लव आफ्टर एडिक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हाइप का बटन जरूर प्रेस करिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हमारे ड्रामे के मेन लीड योकी को देखते हैं जो हमें अपने बारे में बता रहा होता है कि कैसे एक एक्ट्रेस ने उसे बदनाम करके उसके एक्टर की अच्छी इमेज को खराब कर दिया था, जिसकी वजह से हर कोई उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने लगा था। लेकिन उसके मैनेजर ने उसे एक वैरायटी शो में जाने का मौका दिया ताकि वो एक ट्रिप पर भी जाए और इस शो में पार्टिसिपेट करके अपनी इमेज को भी अच्छा करे। लेकिन मैंने तुरंत ही मना कर दिया था और अगर मैं नहीं जाता तो मैं अपनी लाइफ में आने वाले एक इम्पोर्टेंट पर्सन को मिस कर देता। दूसरी तरफ ड्रामे का सेकंड मेन लीड मैंग एक ओल्ड मैन का रेडियो ठीक कर रहा था, जहाँ रेडियो ठीक होने के बाद वो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी रेडियो में न्यूज आती है कि बेस्ट एक्टर योकी ने फैंग नाम के एक्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप में आकर प्यार करके उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया। ये सब इल्जाम फैंग ने योकी पर लगाए हैं। ये सुनकर तो ओल्ड मैन मैंग और वहाँ बैठी लड़की से बोलने लगता है, आजकल ऐसे कोई भी फेमस हो जाता है लेकिन एक अच्छा इंसान नहीं बन सकता। अगले सीन में विलेज चीफ मैंग को बताता है कि एक वैरायटी शो हमारे विलेज में शूट होने वाला है, इसलिए शो वाले चाहते हैं कि यंग मैन शो में आकर सेफ्टी का ध्यान रखें और विलेज के यूनिक फीचर्स को भी प्रमोट करें। और तुम भी हमारे विलेज वॉलंटियर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी आओ। ये सुनकर तो मैंग भी खुशी खुशी मान जाता है और इसके बाद वो विलेज चीफ का बताया हुआ फर्टिलाइजर ड्रॉप करने का काम भी कर देता है। इधर रात को अपने रूम में सोते हुए यूकी को ड्रीम आ रहे थे जहाँ हर कोई उसकी बुराई ही कर रहा था और उसे पवर्ड बुला रहा था। बेचारा इन ड्रीम्स की वजह से सो भी नहीं पाता। जहाँ वो अपने बारे में इंस्टा पर चेक करता है तो हर कोई उसकी ही बुराई कर रहा था, लेकिन कुछ लोग उसे सपोर्ट भी करते हैं। तो वो फाइनली अपने मैनेजर को बता देता है कि वो वैरायटी शो में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है, जहाँ वो लनवान विलेज जाने वाला था। और अगली सुबह हम उसे और मेंबर्स के साथ विलेज में देखते हैं, जहाँ यीरैन नाम का लड़का उसकी मदद करता है। वो उसका एक बैग कार में रख देता है, लेकिन एक पर्सन योकी से कहता है कार में जगह नहीं है इसलिए यहीं खड़े रहो, मैं कार को दोबारा वापस भेजूंगा, तब आ जाना, नहीं तो खुद सेट पर पहुंच जाना। यहाँ पर वो योकी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, लेकिन योकी तो उस कार के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसका बैग जो उसमें था, लेकिन कोई ड्राइवर उसके लिए कार नहीं रोकता। इसके बाद वो एक आदमी से फोन बोरो करके अपने मैनेजर को लगाता है, लेकिन उसका मैनेजर तो मसाज करवाने में बिजी था जिसका फोन योकी ने लिया था। वो पर्सन योकी को काफी ध्यान से देखने लगता है तो योकी कहता है, कौन हो तुम, क्या हम पहले कभी मिले हैं, क्या तुम पापाराजी हो, और वो फोन कहाँ है जिससे तुम मेरी पिक्चर्स क्लिक कर रहे हो। लेकिन वो पर्सन कहता है, मेरा फोन तुम्हारे हाथ में है। ये सुनकर तो योकी उस पर्सन का फोन उसको वापस देकर सॉरी कहता है, लेकिन वो पर्सन बोलता है, तुम क्रेजी हो, अगर तुम हैंडसम नहीं होते तो मैं कब का तुम्हें पंच मार देता। वो तो योकी को साइको बोलकर ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम योकी को उसके लगेज के साथ पैदल चलते हुए देखते हैं, जहाँ वो थक कर एक जगह पर लेट जाता है। तभी उस रास्ते से स्कूटर पर मैंग भी जा रहा था, जहाँ वो वापस आकर योकी से पूछता है, क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए। और इसके बाद हम योकी को मैंग के साथ स्कूटर पर देखते हैं, जहाँ मैंग बोलता है, मुझे ठीक से पकड़ लो और गलती से भी सोना मत। तो योकी बोलता है, सोना, ये तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। लेकिन सोने के लिए मना करने वाला योकी तो सच में ही जर्नी के टाइम सो जाता है, लेकिन मैंग उससे कुछ भी नहीं बोलता। वो उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां योकी आना चाहता था, तो मैंग उसे उठने के लिए बोलता है। योकी उसे पैसे देने वाला था, लेकिन मैंग भी उसे प्लेस पर एंटर करता है जहां सारे मेंबर्स फूड खाने में बिजी थे। मैंग तो अपने फ्रेंड से बात करने लगता है और इधर योकी अपना लगेज पटकता है। तो डायरेक्टर योकी से कहता है, सॉरी, मेरी फ्लाइट डिले थी इसलिए तुम्हारे अरेंजमेंट्स में ऐसे इशू आए, लेकिन मैंने तुम्हें पिक करने के लिए अभी अभी कार भेजी थी। लेकिन डायरेक्टर मन ही मन ये सोच रहा था, मैं इसे लेसन तो सिखा कर रहूंगा, और वो लड़के तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लेडी की रिस्पेक्ट नहीं करते। पर योकी उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा तो तुम्हें शो के लिए फंडिंग मिलेगी। लेकिन डायरेक्टर कहता है, तुम यहाँ बैठकर खाना खाओ, फंडिंग तो आ चुकी है। ये सुनकर योकी बोलता है, मेरा बैग कहाँ है। तो डायरेक्टर कहता है, जाकर फ्रंट काउंटर पर पूछ लो। वो इस तरह योकी को ट्रीट सबक सिखाने के लिए कर रहा था। योकी फ्रंट काउंटर पर जाकर अपना नाम बताकर अपना रूम नंबर पूछता है। तब तक वहाँ मैंग भी आ गया था। योकी का नाम सुनकर और उसे वहाँ देखकर वो अपने स्कूल के डेज याद करता है, जहाँ योकी
उसके ही स्कूल में स्टडी करने आया था। प्रेजेंट में योकी भी मैंग को पहचान लेता है। दूसरी तरफ शो के डायरेक्टर को योकी का मैनेजर कॉल पर सुना रहा था, अगर तुमने योकी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया तो जो फंडिंग तुम्हारे पास आई है वो वापस ले ली जाएगी, इसलिए अपना काम ठीक से करो। वहीं योकी अपने रूम में बैठकर उस मोमेंट को याद कर रहा था जब वो मैंग के शोल्डर पर ही सो गया था, जहां उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है जो कहता है मैंने डायरेक्टर को अच्छे से सुना दिया है, थोड़ी बहुत तो तुम्हें भी एडजस्ट करना होगा अगर तुम कम बैक करना चाहते हो, और तुमने मेरी कॉल पिक कर ली है तो क्या तुम ठीक से नहीं सो पा रहे हो। ये सुनकर योकी अपने मैनेजर से कहता है ऐसी बात नहीं है, मैंने अपने लिए मेडिसिन ढूंढ ली है। वो इस टाइम पर मैंग की ही बात कर रहा था। सो बेसिकली योकी को इंसोमेनिया है और उसे सोने में इशू होता है। तभी वहाँ डायरेक्टर योकी से माफी मांगने आ जाता है कि उसने आज जो उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया उसके लिए सॉरी। इधर मैंग किसी से फोन पर बात करते हुए बोल रहा था मैं शो में वॉलंटियर नहीं करना चाहता, लेकिन वो पर्सन कहता है अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार विलेज के बारे में तो सोचो। अगले दिन शो की शूटिंग शुरू होती है जहां उन्हें रेस लगाकर पानी के बीच रखी हुई बास्केट में से वेजिटेबल्स लेकर आनी थी। जो जितना ला पाएगा वही आज उसका खाना होगा। सबने जूते पहने हुए थे लेकिन योकी के जूते गायब थे, तो डायरेक्टर उससे कहता है तुम्हारे जूते कहाँ हैं। ये सुनकर योकी बोलता है मिले नहीं, और उसी तरह रेस शुरू होती है। लेकिन भागते हुए योकी के पैर में पत्थर चुभ जाता है। डायरेक्टर हर किसी को रेस कंटिन्यू करने के लिए बोलता है, लेकिन मैंग योकी की मदद करता है। वो गुस्से में डायरेक्टर से कहता है तुम्हारी प्रोग्राम टीम क्या कर रही है, तुम इस तरह से गेस्ट को अकेले कैसे छोड़ सकते हो। मैंग के इस तरह के बिहेवियर को देखकर योकी अपने मन में सोचता है ये हाई स्कूल में तो ऐसा नहीं था, अब तो ये पूरी तरह बदल चुका है। इसके बाद मैंग योकी के पैर से पत्थर निकाल रहा था तो योकी कहता है तुम तो इस काम में काफी माहिर हो। ये सुनकर मैंग बोलता है मैं यहाँ वॉलंटियर हूँ और यहाँ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। मैंग को अपनी इतनी केयर करते देख तो योकी अपने मन में सोच रहा था इसकी जॉ लाइन और स्किन तो काफी अच्छी है, लेकिन मैंने ये बात कैसे हाई स्कूल में नोटिस नहीं करी, ऊपर से यह हैंडसम भी है। प्रेजेंट में मैंग योकी के पैर से पत्थर निकाल कर कहता है अब तुम उठ सकते हो, लेकिन योकी बोलता है मैं तो इंजर्ड हूँ, मेरी मदद तो करो। मैंग ना चाहते हुए भी मान जाता है तो योकी खड़े होते ही उसे हक कर लेता है, पर मैंग तो उसे सीधे पुश कर देता है। ये देख कर तो योकी बोलता है तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो या फिर मारने की, लेकिन मैंग तो वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में ये रैन योकी से बोलता है क्या मैं दोबारा से तुम्हारा वुंड चेक कर दूं, पर योकी बोलता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी मैंग वहाँ आकर योकी के जूते उसके सामने फेंक कर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेचारी योकी के लिए बस एक ग्रीन अनियन बचा हुआ था, तो डायरेक्टर उससे कहता है अब हम अगला राउंड शुरू करने वाले हैं और तुमने खाना तो बना ही लिया है, तो क्या तुम इसे नहीं खाना चाहते हो या फिर तुम वेट कर रहे हो कि कोई तुम्हें खिलाएगा। लेकिन डायरेक्टर को दिखाने के लिए तो योकी ग्रीन अनियन खाने लगता है। इस राउंड में वो घर के लिए पर्ची निकालते हैं, कैसे घर में वो रहेंगे ये उनकी लक पर डिपेंड करता है। हर कोई पर्ची निकालने लगता है, लेकिन जब योकी की बारी आती है तो उसे रहने के लिए येलो मड हाउस मिलता है। ये सब डायरेक्टर का ही करा धरा था। ईरान को सी व्यू का हाउस मिला था तो वो योकी को उसके साथ रहने के लिए बोलता है, लेकिन योकी बोलता है तुम प्रोग्राम टीम के अरेंजमेंट को फॉलो करो। अगले दिन मैंग स्कूटर पर बैठकर कुछ खाने में बिजी था। योकी को देखते ही वो अपना मुंह छुपाने लगता है, लेकिन योकी बोलता है वैसे तुम क्या खा रहे हो, क्या ये टेस्ट में अच्छा है। जहां वो मैंग से उसका फूड लेकर उसे खाने लगता है और पूछता है क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो, लेकिन मैंग कहता है बिल्कुल नहीं, पर योकी उसके क्लोज आकर कहता है क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है। मैंग मना करता है तो योकी बोलता है मैं आज रात जिस प्लेस पर रुकने वाला हूँ वहाँ का मैप मैं रीड नहीं कर सकता, तो तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर दो। लेकिन मैंग बोलता है मैं तो बस सेफ्टी इश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। ये सुनकर तो योकी कहता है कैसे क्लासमेट हो तुम। अच्छा तो हम एक दूसरे से 8 साल से नहीं मिले, इसलिए अब हमारे बीच फ्रेंडशिप भी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम मुझे इस आइलैंड पर अकेले छोड़कर जा रहे हो। ये सब सुनकर तो मैंग योकी से कहता है मैं काम से जा रहा हूँ, अगर तुम आना चाहते हो तो जल्दी से स्कूटर पर बैठ जाओ। और इसके बाद मैंग योकी को उस प्लेस पर ले आता है जहां आज रात योकी रुकने वाला है। घर की हालत देखकर तो योकी कहता है यहाँ तो मैं मर भी जाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन मैंग उसे उस घर की अच्छी क्वालिटीज बताने लगता है जो एक भी नहीं थी, क्योंकि बेड टूटा हुआ था और विंडो तो थी ही नहीं। ये सब देखकर योकी कहता है तुम आज रात यहाँ मेरे साथ क्यों नहीं रुक जाते। लेकिन मैंग बोलता है क्या तुमने यहाँ आने से पहले कुछ भी प्लान नहीं किया था।
मैं तो जा रहा हूँ, तुम सफाई कर लेना। लेकिन तभी योकी अपना पेट पकड़ लेता है। मैंग उससे पूछता है क्या हुआ, तो योकी अपने फेस पर हाथ रख कर कहता है मेरे दांत में दर्द हो रहा है। मैंग उससे कहता है चलो क्लिनिक चलते हैं, लेकिन योकी उसे टर्न होने के लिए बोलता है। कहानी में आगे हम देखते हैं योकी मैंग को टर्न होने के लिए बोलकर उसकी बैक पर चढ़ जाता है और इसके बाद ना चाहते हुए भी मैंग योकी को डेंटिस्ट के पास ऐसे ही लेकर जाता है, जहाँ योकी तो डॉक्टर से बोल रहा था मेरे सारे दांतों में दर्द हो रहा है। ये सुनकर डॉक्टर बोलता है मेरे पास तो एनेस्थीसिया भी नहीं है, अब तो इसके दांतों की सर्जरी करनी होगी क्योंकि इसके सारे दांत सड़ जो गए हैं। ये सुनकर तो बेचारे योकी का सारा दर्द एक चुटकी में ही गायब हो जाता है, जहाँ वो मैंग से बोलता है डॉक्टर के हाथों में तो जादू है, अब मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। लेकिन ये देखकर मैंग बोलता है तो तुम मेरे साथ मैस कर रहे थे। ये बोलकर वो योकी को अकेले ही छोड़कर अपने स्कूटर पर चला जाता है। तभी योकी को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो उससे पूछता है क्या मैं तुम्हारे लिए एक होटल बुक कर दूं? मैंने सुना डायरेक्टर ने तुम्हें सोने के लिए अच्छा घर तक नहीं दिया। लेकिन योकी मैनेजर से मना कर देता है। वहीं दूसरी तरफ मैंग अपने स्कूल के दिनों को याद कर रहा था, जहाँ एक सीनियर उसे बुली करने में लगा हुआ था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता, बस चुप खड़ा रहता है। तभी वो वहाँ से योकी को साइकिल पर जाते हुए देखता है, जो थोड़ी दूर जाने के बाद वापस हाथ में ननचक्स लेकर आता है। उसे देखकर तो मैंग स्माइल करने लगता है और वो बुली डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। बुलीज के जाने के बाद मैंग योकी से कहता है तुम्हें तो बस एक ही मूव आता है। प्रेजेंट में वो ये सब सोचकर स्माइल करने में लगा हुआ था, लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है मैं उसके बारे में सोचकर इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ, मुझे उससे दूर रहने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ योकी अपने मड वाले हाउस में कुछ बनाने में बिजी था। इधर यीरैन पूल में बाथ लेने में बिजी था, जहाँ उसे उसकी सिस्टर की कॉल आती है, जो उससे कहती है वहाँ हो तो कुछ भी गड़बड़ मत करना और जल्दी से सो जाना। फोन कट होने के बाद यीरैन डेटिंग ऐप पर चेक करता है तो उसे एक मैच मिल गया था, जो उससे 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन फिर वो अपने आप से कहता है मुझे इस पर्सन से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बस योकी पर ध्यान दूंगा। यानी कि यीरैन योकी को लाइक करता है। रात को मैंग डायरेक्टर को एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें डायरेक्टर अपने साथ के पर्सन से बोल रहा था मैंने ही योकी के शूज छुपाए थे और उसे मड वाले हाउस में रहने के लिए मजबूर कर दिया, ये सब मेरा ही प्लान था। वो आगे कुछ कहता, लेकिन तभी डायरेक्टर मैंग के फोन को हिट करके हवा में उछाल देता है और फोन पकड़ने के चक्कर में वो फोन सीधे नीचे आकर गिरता है, जहाँ फोन पूरी तरह टूट चुका था। ये सब देखकर डायरेक्टर मैंग से बोलता है अरे अब तो तुम्हारा फोन पूरी तरह टूट चुका है, क्यों ना मेरी प्रोग्राम टीम तुम्हें एक नया फोन बाय करके दे दे। लेकिन मैंग मना कर देता है, पर डायरेक्टर कहता है हमने तुम्हारा नुकसान किया है तो भरपाई भी हमें ही भरनी होगी। तो मैंग बोलता है मैं चाहता हूँ कि तुम योकी को रहने के लिए एक अच्छा सा प्लेस दो। अगले दिन डायरेक्टर सारी टीम से बोलता है इस विलेज के फिशिंग कल्चर को समझने के लिए मैंने आप सबके लिए विलेजर्स के घर में रहने के लिए इंतजाम करवा दिया है, इसलिए आपके पास जो नंबर है उसे शो करके उस पर्सन के साथ चले जाओ जिसके पास आपका सेम नंबर है। हर कोई अपने नंबर वाले पर्सन के पास चला जाता है। जब योकी की टर्न आती है तो उसे मैंग के घर जाने का चांस मिलता है। ये देखकर तो योकी को बहुत खुशी होती है, लेकिन मैंग तो बेचारा शॉक में चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि डायरेक्टर ने योकी को अच्छा प्लेस रहने के लिए देने की उसकी डिमांड इस तरह पूरी करी है। अगले सीन में मैंग योकी को स्कूटर पर अपने घर लेकर जा रहा था, जहाँ योकी बोलता है कल रात मच्छरों ने मुझे इतना काटा कि मैं तो सो तक नहीं पाया, मुझे तो लगा था प्रोजेक्ट वाले मुझे सी साइड का विला देंगे। ये सुनकर मैंग कहता है कहीं तुमने ही तो उन्हें ये नहीं बोला कि तुम मेरे घर पर रहना चाहते हो। जिस पर योकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर इतनी पावर है। अगले सीन में वो मैंग के प्लेस पर आ गया था, जहाँ उसे ग्रैंडमा टोंग मिलती हैं, जिन्हें वो ग्रीट करके एक रिंग देता है, जो कल रात वो बनाने में बिजी था और यहाँ के सारे घर ग्रैंडमा टोंग के ही हैं। वो ग्रैंडमा की तारीफ करके कहता है आप तो बहुत सुंदर हो। ये सब सुनकर तो मैंग उससे पूछता है तुमने ये रिंग कब बनाई। दूसरी तरफ यीरैन जिस पर्सन के घर रुकने वाला था उसका घर चेक करने में लगा हुआ था, जहाँ उसे घर के साथ साथ उसका ओनर शूचे भी पसंद आ जाता है। लेकिन शूचे तो यीरैन की तरफ देखता भी नहीं है और एक स्माइल तक भी पास नहीं करता। वो यीरैन से कहता है यहाँ रहना है तो मैं तुम्हें फ्री में नहीं रहने दूंगा, आज से तुम्हें यहाँ का काम करना होगा। क्यों, क्या तुम काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ये सुनकर यीरैन बोलता है मैंने तो अभी तक
कुछ बोला भी नहीं, बस तुम ही बोले जा रहे हो। दूसरी तरफ मैंग योकी को उसका रूम शो कर रहा था, जहाँ वो योकी को उसका बेड भी शो करता है। लेकिन योकी बोलता है, कल रात मुझे बहुत मच्छरों ने काटा था, क्या तुम्हें लगता है आज मैं ये सहन कर पाऊंगा? तो मैंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉइल जला देता हूँ। पर योकी तो बहाने बनाने लगता है, ये मैट्रेस बहुत हार्ड है, इससे तो मेरी कमर में दर्द होने लगेगा। लेकिन मैंग बोलता है, सीधे सीधे बोलो, तुम चाहते क्या हो? जिस पर योकी कहता है, उधर भी एक बेड है। तो मैंग बोलता है, वो बेड मेरा है। तो योकी कहता है, मुझे कोई इशू नहीं है तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में, मैं तो मस्कीटो नेट के अंदर सोना चाहता हूँ। लेकिन मैंग बोलता है, आज रात तुम या इस बेड पर सोओगे, नहीं तो घर से बाहर। कोई ऑप्शन न होने पर बेचारा योकी उसे बेड पर सोने का डिसाइड करता है। लेकिन अगली सुबह हम उसे मैंग के बेड पर उसे हक करके सोते हुए देखते हैं। उसे देखकर तो मैंग भी डर जाता है, जहाँ वो योकी से पूछता है, तुम यहाँ आए कैसे? जिस पर योकी बोलता है, तुम इतना नर्वस क्यों हो रहे हो? शायद मैं नींद में चलते हुए यहाँ आ गया। लेकिन मैंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इन बातों पर ट्रस्ट करूंगा? तो योकी बोलता है, मुझे तो खुद भी पता नहीं रहता कि मैं नींद में कहाँ कहाँ जाता हूँ और क्या क्या करता हूँ, लेकिन मैंने ये सच में जानबूझकर नहीं किया है। पर मैंग गुस्से में योकी से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो यहाँ के 3 रूल हैं। अगर तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते तो घर से बाहर ही रहो। जहाँ वो योकी को एक रोप भी दे देता है, जिस पर योकी उसे टीज करके कहता है, तुम्हें ऐसी चीजें भी पसंद है। लेकिन मैंग कहता है, ये रोप तुम्हारे लिए है, अपने आप को बेड पर बांध कर सोया करो, ताकि तुम नींद में चलते हुए मेरे बेड पर ना आ जाओ। इसके बाद वो योकी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी था। तब तक वहाँ शूचे और एक लड़की भी ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं। शूचे योकी से बोलता है, तुम यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस करने आए हो, तो क्या तुम मैंग की मदद नहीं करोगे? ये सुनकर योकी कहता है, तुम कौन होते हो मुझे ये बताने वाले? पर शूचे योकी से बोलता है, तुम जिस कप में कॉफी पी रहे हो वो मैंग का है। क्या तुम्हें नहीं पता, जब किसी के घर जाते हैं तो उसकी पर्सनल चीजों को टच नहीं करते, तभी तो तुम इंडस्ट्री में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाए। पर योकी बोलता है, इस कप में जो पानी है वो भी मैंग ने ही अपने हाथों से मुझे सर्व किया है। ये बोलकर वो बाहर चला जाता है। ब्रेकफास्ट खाते टाइम योकी मैंग से पूछता है, ये आदमी कौन है? जहाँ शूचे खुद ही अपना नाम बताकर योकी से बोलता है, मैं मैंग का बेस्ट छोटा भाई हूँ। ये सुनकर तो योकी कहता है, फिर तो मुझे भी अपना रिलेशनशिप मैंग के साथ क्या है ये बता देना चाहिए। लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाता, तभी मैंग योकी को फूड खाने के लिए बोलता है। जहाँ ब्रेकफास्ट करते टाइम तो शूचे और योकी एक दूसरे से किसी न किसी बात पर आर्ग्यू करते ही रहते हैं। अगले सीन में अब अगला राउंड शुरू होता है, जिसमें वो सब लर्नवान विलेज की फोक लाइफ का एक्सपीरियंस करने वाले थे, जहाँ उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज करनी थी और आज अपने लिए पैसे भी अर्न करने थे। जहाँ शाओकिन नाम की लड़की भी उन्हें ज्वाइन करती है। हर किसी को एक विलेज पर्सन के साथ पेयर किया जाना था, तो योकी तुरंत मैंग को अपना पार्टनर चुन लेता है। जहाँ कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें उन्हें सबसे पहले फिशिंग करनी थी। जो भी टीम सबसे कम मछली पकड़ेगी उसे पनिशमेंट मिलेगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि योकी तो बड़े ही आराम से फिश पकड़ने में लग जाता है, जहाँ वो कैमरा की तरफ देखकर अच्छे अच्छे पोज भी देता है। ये देखकर मैंग अपने आप से कहता है, ये सब ये शो के लिए कर रहा है। वहीं ईरैन ने अभी तक बस एक ही फिश पकड़ी थी। तो शूचे बोलता है, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन अभी तक बस एक ही फिश पकड़ी। ये सुनकर ईरैन बोलता है, तुमने तो इतनी सारी फिश पकड़ ली हैं, उनमें से 2 मुझे दे दो, कैमरा क्या ही देखेगा। लेकिन शूचे तो अपनी पकड़ी सारी फिश पानी में ही फेंक देता है। और इसके बाद वो सब बीच साफ करते हैं, फार्मिंग करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज करने के बाद शाम को तो शूचे आग के पास बैठकर अपने कपड़े सुखा रहा था, तो ईरैन उसके पास आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ योकी मैंग से बोलता है, हमने इतनी सारी फिश पकड़ी लेकिन पैसे इतने कम ही मिले। तभी वो अंकल से टकरा जाता है, जहाँ अंकल होममेड वाइन लेकर जा रहे थे। जो योकी से बोलते हैं, मैं पूरे दिन मार्केट में खड़ा रहा लेकिन किसी ने भी मेरी वाइन बाय नहीं करी, क्या तुम कुछ बाय करोगे? ये सुनकर योकी उसे अपने सारे पैसे देकर कहता है, मैं इन पैसों में कितनी बाय कर सकता हूँ। लेकिन मैंग उसे याद दिलाता है, ये तुम्हारे डेली एक्सपेंसेस के पैसे हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन बोलता है, मैं 30 साल से वाइन सेल कर रहा हूँ लेकिन कोई भी मुझ पर पिटी करे, मुझे ये पसंद नहीं। अगर तुम्हें सच में वाइन पसंद आए तब बाय करना, मैं तुम्हें एक बोतल फ्री दूंगा, पहले से ट्राई कर लो। ये बोलकर अंकल वहाँ से जाने लगते हैं। कैमरे वाला योकी से बोलता है, शूट हो गया है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये सुनकर मैंग सोचता है, क्या योकी ये सब भी शो के लिए कर रहा था? लेकिन योकी अंकल से कहता है, मैं आपकी सारी वाइन बाय करने के लिए रेडी हूँ। जहाँ वो पूरी प्रोडक्शन टीम के लिए वाइन बाय कर लेता है। इधर ईरैन शूचे से बोलता है, हमने पूरे दिन इतनी मेहनत करी लेकिन कमाई कितनी हुई, ये कितना बेकार शो है।
पर शूचे उसे एक फिश खाने के लिए देता है, जहाँ वो ईरान से पूछता है क्या मैं तुम्हें याद हूँ। ये सुनकर ईरान कहता है नहीं, मैं एक आइडल हूँ तो मैं तुम्हें याद क्यों रखूंगा, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। ये सब सुनकर तो शूचे घर चला जाता है, जहाँ ईरान भी उसके पीछे भागता है। इधर योकी वाइन पीने में बिजी था तो मैंग उससे कहता है मुझे तुमसे सॉरी बोलना है, मैंने आज पूरे दिन तुम पर डाउट किया कि तुम बस कैमरा के सामने हार्ड वर्किंग होने का नाटक कर रहे हो। ये सुनकर योकी कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं कैमरा के सामने रोऊंगा, लेकिन मैं समझ सकता हूँ मेरे डेब्यू से लेकर अब तक मैं कैमरा के सामने रहूं या पीछे, हर कोई यही सोचता है कि मैं नाटक करता हूँ। तो मैंग कहता है तुम्हें उन लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मुझे लगता है कि तुम सिंसियर और हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आज तुमने उस ओल्ड मैन को अपने एक्सपेंसेस के सारे पैसे दे दिए, लेकिन योकी कहता है तुमने भी तो दिए थे, मैंने सब कुछ देखा था। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मैंग ने चुपके से कुछ पैसे उस वाइन वाले ओल्ड मैन की बास्केट में डाल दिए थे। प्रेजेंट में मैंग योकी से पूछता है हाई स्कूल में तुम अपने साथ के लड़के को लाइक करते थे, तो क्या तुम्हें अब भी बॉयज पसंद है। और यहाँ हमें उस लड़के को दिखाया भी जाता है जो योकी को पसंद था, लेकिन इस बात को याद करके योकी स्माइल करते हुए मैंग से बोलता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मुझे तुम पसंद आने लगोगे। ये सुनकर मैंग कुछ भी नहीं बोलता तो योकी कहता है चिंता मत करो, मैंने कई सालों तक चाइनीज मेडिसिन ली है, अब मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ, तभी तो मैं एक एक्ट्रेस को डेट करने के चक्कर में यहाँ बैठा हूँ, मैंने तो पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया था। लेकिन मैंग कहता है मुझे हमेशा से ही वो एक्ट्रेस फैंग फेक लगती है। पर योकी कहता है तुम फैंग की वजह से जेलस फील कर रहे हो, पर मैंग बोलता है वो सब सच है ही नहीं तो मैं जेलस फील क्यों करूंगा। ये सुनकर योकी कहता है अगर वो सच होता तो तुम जेलस होते राइट, लेकिन जब तुम जेलस होते हो तो हैंडसम लगते हो, इसलिए आज से मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं तुम्हें हर टाइम जेलस फील करवाऊंगा। ये सुनकर तो मैंग भी स्माइल करने लगता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि योकी रात में ही ड्रंक होकर लेक की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ मैंग उससे कहता है कहाँ जा रहे हो। तो योकी बोलता है तुम्हें अपने आप पर ट्रस्ट दिलवाने, लेकिन मैंग कहता है ठीक है मुझे तुम पर ट्रस्ट है। लेकिन योकी वापस आकर बोलता है अगर ऐसा है तो इस वाइन की एक सिप लो। ये सुनकर तो मैंग उस वाइन की एक सिप ले लेता है। इसके बाद योकी मैंग से पूछता है तुम तो एक कॉलेज स्टूडेंट थे, तुम इस विलेज में आकर वॉलंटियर क्यों कर रहे हो। जिस पर मैंग कहता है सच बोलूं तो मैं अपने डैड से बचने के लिए यहाँ चैन की सांस लेने आया था, लेकिन इस विलेज की समुद्र की लहरों और हवाओं ने मेरा दिल चुरा लिया। ये विलेज सच में बहुत अमेजिंग है। तो योकी कहता है अच्छा इसी वजह से तुमने शो को ज्वाइन किया था, इस विलेज को प्रमोट करने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरी तरफ हीरैन अपने आप से ही बात करते हुए शूचे की बुराई कर रहा था, जहाँ वो कहता है सच में उसका मूड कभी भी किसी भी वक्त बदल जाता है, यहाँ रहकर तो मुझे उसका काम भी करना पड़ रहा है। इसके बाद वो डेटिंग ऐप वाले पर्सन से बात करने लगता है जो उसके काफी क्लोज बताया जा रहा था, और तभी वहाँ शूचे भी शावर लेकर आता है, जहाँ हीरैन तो उसे बस देखता ही रह जाता है। इधर योकी आगे बढ़कर मैंग को देखते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंग उसे अपने आप से दूर करता है। रात को मैंग अपने स्कूल डेज को याद करके सोते हुए योकी की तरफ देखकर सोचता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट भी होता हूँ, ये सच है, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए। अगली सुबह भी कल रात की बात को लेकर मैंग परेशान था, जहाँ वो देखता है कि उसके डैड ने उसे बहुत सारे वॉइस नोट्स सेंड किए हैं, जिन्हें वो एक एक करके सुनने लगता है, जिसमें उसके डैड ने बोला था तुम्हारे विलेज की लीमे नाम की लड़की ने मुझे टेक्स्ट किया था कि विलेज में कोई सेलिब्रिटी आया है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस महीने वापस आ जाओगे, क्या तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो। और वैसे उस विलेज में ऐसा क्या है, मैंने तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ ली है, अगर तुम इस महीने वापस नहीं आए तो मैं विलेज आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम एक मैन हो तो मुझसे मैन की तरह बात करो। वहीं दूसरी तरफ अपने कपड़े रखते टाइम योकी को कबर्ड में कुछ मिलता है, जिससे उसे अपने फैन अकाउंट की याद आती है, इसका मतलब मैंग योकी का फैन है। दूसरी तरफ शूचे हीरैन के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जहाँ बेड में अंडरगारमेंट्स देखकर उसे याद आता है कि उसने कल रात हीरैन के साथ नाइट स्पेंड करी थी। अगले सीन में वैरायटी शो की शूटिंग कंटिन्यू होती है, जिसमें शूचे 5 मिनट तक पानी में अपनी सांस रोक लेता है। तो डायरेक्टर कहता है कोई है इस पर्सन को चैलेंज देने वाला, जो भी इससे ज्यादा पानी में सांस रोक कर दिखाएगा उसे एक्स्ट्रा मनी सपोर्ट मिलेगा। शूचे को हराने के लिए तो योकी सीधे अपना फेस पानी में डाल देता है, लेकिन जब सब उससे बात करते हैं तो वो रिप्लाई नहीं देता। इसे देखकर तो मैंग सीधे उसे पानी से बाहर निकालता है, जहाँ जब योकी
नहीं उठता तो मैंग उसे सीपीआर देने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद योकी को होश आ जाता है। अगले सीन में ईरैन शूचे से बात करना चाहता था, लेकिन शूचे मैंग से कहता है चलो बाथ लेने चलते हैं। पर तभी वहाँ योकी मैंग से बात करने आता है, लेकिन शूचे बीच में आ जाता है और योकी से कहता है अगर तुमने मैंग को परेशान किया तो मैं तुम्हारे नाम पर एक और स्कैंडल जोड़ दूंगा, फिर तुम कभी भी नहीं उठ पाओगे। पर मैंग शूचे को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ ईरैन योकी से कहता है हम दोनों साथ में बाथ लेने चलें। लेकिन योकी बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो। ये सुनकर तो ईरैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। रात को विलेज में एक फंक्शन हो रहा था जिसमें मैंग फेरी ऑफ फ्लावर्स बनने वाला था। ये जानकर तो योकी वहाँ से चला जाता है, जहाँ मैंग तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जहाँ सब उसकी तारीफ करते हैं और शूचे तो मैंग की पिक्स क्लिक करने लगता है। लेकिन मैंग उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है अगर मेरे डैड ने मुझे इस गेटअप में देख लिया तो वो मुझे जान से मार देंगे। लेकिन तभी वहाँ योकी भी फ्लावर बॉय का ड्रेसअप करके आता है। बॉन फायर पार्टी शुरू हो गई थी तो सब वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मैंग योकी से पूछता है तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो योकी कहता है उस ओल्ड मैन पर ये कपड़े फिट नहीं हो रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे मदद करने के लिए कहा। लेकिन रियलिटी में तो योकी ने 10,000 युआन देकर उस ओल्ड मैन से ये ड्रेस मांगी थी। मैंग कहता है ये तो सच है कि तुम्हारी फिगर ओल्ड मैन से ज्यादा अच्छी है। जिस पर योकी कहता है इसका मतलब तुम ये बोल रहे हो कि मेरी फिगर अच्छी है, क्या मैं तुम्हें हैंडसम लगता हूँ। लेकिन मैंग तो साफ साफ मना कर देता है, पर योकी कहता है तुम तो काफी अच्छे लग रहे हो। इसके बाद बॉनफायर पार्टी शुरू होती है, जहाँ सब बहुत इंजॉय करते हैं। फायरवर्क्स होता है, जहाँ योकी हारमोनिका प्ले करके सुनाता है। उसे इस तरह हारमोनिका प्ले करते देख तो मैंग अपने स्कूल डेज में चला जाता है, जहाँ वो योकी को अपने कैमरा से अक्सर शूट किया करता था। योकी ने भी उसे नोटिस कर लिया था, लेकिन वो मैंग से कुछ नहीं बोलता। प्रेजेंट में वो दोनों एक दूसरे की तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे, जहाँ बीरैन भी परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन सब ये बोलकर वहाँ से भाग जाते हैं कि बारिश होने लग गई है, हमें अपने कपड़े उतारने हैं। ये देखकर तो ईरैन को काफी बुरा लगता है। अगले सीन में योकी साइकिल से मैंग का रास्ता रोककर पूछता है तुम बिना बोले कहाँ चले गए थे। जिस पर मैंग कहता है आज सुबह इतने सारे लोग तुम्हें घेर कर खड़े थे। ये सुनकर तो योकी कहता है अच्छा तुम काफी हॉट हो गए हो। पर मैंग कहता है मैं जेलस फील नहीं कर रहा हूँ, और मैं क्यों जेलस फील करूंगा। पर योकी कहता है जो तुम बोल रहे हो उस बात पर तुम्हें खुद भरोसा है। वहाँ से दो आंटी जा रही थी, जिनसे योकी पूछता है हम दोनों साथ में कैसे लगते हैं। जिस पर आंटी कहती हैं परफेक्ट। तो योकी मैंग से कहता है देखा अब चुपचाप से साइकिल के पीछे बैठो, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें आई लव यू बोलूंगा और पूरा विलेज ये बात जान जाएगा। पर जब मैंग ये बात नहीं मानता तो योकी सच में चिल्लाने वाला था, लेकिन मैंग उसका मुंह बंद करके साइकिल के पीछे बैठ जाता है, जहाँ योकी बोलता है आज सुबह मुझे पानी में सांस नहीं रोकनी चाहिए थी। तो ये सुनकर मैंग कहता है आज सुबह मैं अपने कुछ रीजंस की वजह से परेशान था, इसलिए अब से मैं तुम्हारे लिए खुद ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ये सब सुनकर तो योकी कहता है मुझे तुम्हारी कबर्ड में कुछ मिला था, लेकिन मैंग उसे टाइटली हग करके बात को चेंज कर देता है। दूसरी तरफ ईरैन शूचे से पूछता है तुम्हारा मैंग के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिस पर शूचे कहता है और किस हक से तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। ये सब सुनकर ईरैन भी अपने आप से कहता है सच तो यही है कि मेरा क्या हक है इस पर, मुझे इससे क्या लेना देना। रात को योकी इस विलेज में कैसे ज्यादा टूरिस्ट आए उसके लिए अपना बनाया हुआ ब्रेसलेट और प्लान मैंग को बताता है। तो मैंग भी उसे ध्यान से सुनकर अपना भी प्लान योकी को बताता है, जहाँ योकी उसे एडमायर करते हुए अपने स्कूल डेज में चला जाता है, जहाँ वो मैंग को इसी तरह देखकर उसकी ड्राइंग बनाता था। प्रेजेंट में उसकी बातें सुनते हुए योकी वहीं पर सो जाता है। तो मैंग भी उसे एडमायर करते हुए अपने स्कूल डेज को याद करता है, जहाँ वो इसी तरह सोते हुए योकी को एडमायर करता था। प्रेजेंट में रात को 2 बजे मैंग की नींद खुलती है, जहाँ वो योकी की जगह अपने फादर को देखता है, लेकिन जब वो डर के मारे साइड होता है तो वहाँ योकी ही था, जहाँ वो बाहर जाकर बैठकर अपने डैड के बारे में सोचने लगता है। लेकिन उसने योकी को किस किया था, इस वजह से भी वो काफी परेशान था। अगली सुबह योकी मैंग के पास आकर उससे पूछता है क्या तुम पूरी रात यहाँ बैठे थे, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही। पर मैंग उससे पूछता है तुम वापस कब जा रहे हो। ये सुनकर योकी कहता है अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे हो, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। पर मैंग कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं ही चला जाता हूँ। पर योकी कहता है क्या तुम
ह्यूमन हो भी, लेकिन उन दोनों को इतने क्लोज से बात करते देख एक लड़की देख लेती है जो मैंग के लिए फ्रेश टमाटर लेकर आई थी। पर उसे देखकर मैंग योकी को अपने आप से दूर करता है, जहाँ वो लड़की उन दोनों से कुछ भी नहीं बोल पाती। अगले सीन में हम मैंग को नदी में उसके फ्रस्ट्रेशन चिल्लाते हुए निकलते देखते हैं, जहाँ वो अपने मन में कहता है सॉरी योकी। योकी स्कूटर लेकर उसे ढूंढते हुए उसके पास आकर उससे बात करने की कोशिश करता है और पूछता है अब हम दोनों के बीच क्या हुआ है। ये सुनकर मैंग कहता है हम दोनों के बीच कभी कुछ था ही नहीं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उन दोनों को इस तरह दूर से शूचे भी देख रहा था, जहाँ वो योकी को मैंग के पीछे जाने से रोकता है। तो योकी कहता है तुम अपने काम से मतलब रखो समझे। लेकिन शूचे कहता है मैंग ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, क्या तुम्हें सिंपल भाषा समझ नहीं आती। पर योकी उसे पुश करके कहता है हो गया तुम्हारा। पर शूचे उसे जोर का पंच मारता है और कहता है क्या तुम अपने सेलिब्रिटी सर्कल में खुश नहीं हो जो अब मैंग को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर तो योकी शूचे को जोर से पंच मारता है और कहता है तुम्हें ईरन के साथ साथ अब मैंग भी चाहिए। पर शूचे कहता है तुम डम हो, मैं सिर्फ ईरन को लाइक करता हूँ। और इसके बाद हम उन दोनों को साथ में बात करते हुए देखते हैं, जहाँ योकी शूचे से कहता है क्या तुम सच में ईरन को लाइक करते हो। इसका मतलब तुमने जानबूझकर ऐसा दिखावा किया कि तुम मैंग को लाइक करते हो। ये सुनकर शूचे कहता है हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं मैंग को तुमसे प्रोटेक्ट करना चाहता था। मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और तुम जैसे पर्सन से तो बिल्कुल भी नहीं जो एक्ट्रेस को डेट करके चीटिंग करते हैं और फिर एक्सपोज हो जाते हैं। तुम्हारे इंटेंशंस हैं क्या और तुम मैंग के लिए क्या फील करते हो। ये सुनकर योकी अपने मन में सोचता है जब पहली बार मैं स्कूटर पर सो गया था तो वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, उसकी वजह से मुझे कभी कोई नाइटमेयर नहीं आए और रात में मैं नींद से नहीं जागा। और इसके बाद मैंने मैंग के साथ रहने के लिए हर बहाना ढूंढा। प्रेजेंट में वो शूचे से कहता है मैं मैंग को लाइक करता हूँ। ये सुनकर शूचे कहता है तुम काफी ऑनेस्ट हो, चलो फिर कॉपरेट करते हैं, हम दोनों को जो चाहिए वो मिल जाएगा। लेकिन योकी तो कुछ और ही समझ लेता है, जहाँ वो शूचे से कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने पावर्ट होंगे। कहानी में आगे हम देखते हैं मैंग अपने घर की तरफ जा रहा था तो सब लोग उसकी तरफ ही देखकर बातें कर रहे थे कि लड़का तो वो ही है जिसने मेल सेलिब्रिटी के साथ विलेज में हुकअप कर लिया। एक पर्सन कहता है अगर मेरा बेटा ऐसा होता तो मैं उसे मार मार कर उसकी जान ले लेता। इसके एंसेस्टर ने जरूर कुछ गलत काम किया होगा तभी ये एक पावर्ड बना। ये सब सुनकर मैंग शो के डायरेक्टर के पास आता है कि वो ये शो छोड़ना चाहता है, लेकिन डायरेक्टर कहता है तुम्हारे विलेज चीफ और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्या तुम वो तोड़ना चाहते हो। क्या मैं तुम्हारे विलेज चीफ को कॉल करके बता दूं। अगले सीन में वो सब साथ में ग्रुप डिनर करते हैं, जहाँ ईरन योकी के फेस पर लगी चोट को देखकर कहता है ये कैसे लगी। तो योकी बोलता है मैं लैम्प पोस्ट से टकरा गया था। शूचे के फेस पर भी चोट लगी थी तो मैंग उससे पूछता है ये कैसे हुआ। तो शूचे कहता है मैं ट्रेनिंग करते टाइम गिर गया था। ईरन योकी से कहता है ऐसा लग रहा है तुम ठीक से रेस्ट नहीं कर रहे हो, मेरे पास स्लीपिंग ऑयल है, क्या मैं रात को तुम्हें भिजवा दूं। लेकिन योकी मना कर देता है, पर फिर वो कुछ सोचकर ईरन से कहता है ठीक है आज रात मैं तुम्हारे प्लेस पर आऊंगा, क्या तुम मुझे मसाज भी दे दोगे। तो ईरन भी मान जाता है। अगले सीन में ईरन रात को रेडी होकर योकी के आने का वेट कर रहा था, लेकिन वो खुद से पूछता है मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। तभी वहाँ शूचे की एंट्री होती है और ईरन को ऐसा लगता है कि योकी आ चुका है। जहाँ वो कुछ बोलता कि तभी शूचे उससे कहता है क्यों, क्या तुम मुझे देखकर डिसअपॉइंट हो गए। उन दोनों के फेस बहुत क्लोज थे तो ईरन कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। शूचे कहता है मैं आज तुम्हें पनिश करके बताऊंगा कि एक पर्सन के लिए डिवोटेड होना किसे कहते हैं। दूसरी तरफ मैंग कपड़े पैक कर रहा था, तभी योकी वहाँ आकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन मैंग उससे कहता है क्यों, क्या तुम मसाज लेने नहीं गए। पर योकी बोलता है तुम मुझे अपने घर से बाहर निकाल रहे हो राइट। मैंग हाँ बोलता है, लेकिन फिर वो कबर्ड बंद कर देता है। योकी कहता है मैंने कबर्ड के अंदर क्या है वो सब कुछ देख लिया है। तो मैंग बोलता है हाँ जब से तुमने डेब्यू किया है मैं तब से तुम्हारा फैन हूँ और तुम मेरे क्लासमेट थे, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। पर योकी कहता है फिर तुम ये सब छुपा क्यों रहे थे, तुम गिल्टी फील करते हो राइट। लेकिन मैंग मना करता है। तो योकी कहता है अगर ऐसा नहीं है तो मेरी तरफ देखो। मैंग उसकी तरफ देखता है तो योकी उसे डायरेक्टली किस कर लेता है, लेकिन मैंग उससे अपने आप से दूर करता है। योकी बोलता है ये तो क्लियर है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, पर तुम्हें डर किस बात का है। ये सुनकर मैंग कहता है मुझे डर
है कि मैं अपने फादर को डिसअपॉइंट कर दूंगा। स्ट्रीट पर लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे और मेरे लिए बुरा भला बोलेंगे। मुझे पवर्ड कहलाने का डर है, जैसा आज मेरे साथ हुआ था। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद योकी अपने मन में सोचता है, क्या मैंने उसे डराकर अपने आप से दूर कर दिया? मैं इतना सेल्फिश तो नहीं हो सकता। ये सोचकर वो अपना सामान पैक करना कंटिन्यू रखता है। जहाँ तभी उसे उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो उससे पूछता है, तुम कैसे हो? योकी कहता है, बेकार, मुझे ऐसा लगता है कि मैं होमलेस हो जाऊंगा। लेकिन उसका मैनेजर बोलता है, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे पास तो डाउनटाउन में 3 स्टोरी विला है। पर योकी कहता है, छोड़ो ये सब बातें, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? तो उसका मैनेजर कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जब तुम वापस आओगे तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। दूसरी तरफ मैंग विलेज की आंटी के साथ बैठा था, जहाँ आंटी एक फोटो को देखकर स्माइल कर रही थी। तो मैंग उनसे पूछता है, आप हमेशा इस फोटो को देखकर क्यों स्माइल करती रहती हैं? तो आंटी कहती हैं, मैं और मेरी फ्रेंड भी तुम दोनों के ही तरह थे। इधर योकी सूटकेस के साथ बैठा हुआ था कि तभी मैंग वहाँ आइसक्रीम लेकर आता है। तो योकी उस आइसक्रीम को खाने लगता है, लेकिन मैंग कहता है, ये मैं तुम्हारे सूजे हुए फेस के लिए लाया हूँ, ना कि खाने के लिए। तो योकी उस आइसक्रीम को पैकेट में डालकर अपने फेस पर लगाने लगता है, जहाँ वो बोलता है, मैं जा रहा हूँ, बस तुम्हारे आने का वेट कर रहा था ताकि तुम्हें फेस टू फेस गुड बाय कह सकूं। ये सुनकर मैंग कहता है, अभी तुम्हें इस टाइम पर कोई कार नहीं मिलेगी। लेकिन योगी कहता है, मैं तुम्हें ट्रबल में नहीं डालना चाहता। अब तक मेरी अच्छे से टेक केयर करने के लिए थैंक्स। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैंग उसका सूटकेस पकड़ लेता है, जो कि पूरी तरह खाली था। ये देखकर तो मैंग स्माइल करने लगता है, लेकिन योगी कहता है, शायद मैं जल्दी में इसमें सामान डालना भूल गया। कोई बात नहीं, मुझे कपड़ों की नीड नहीं है। लेकिन मैंग बोलता है, मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालना चाहता, क्योंकि इस वजह से प्रोडक्शन टीम को प्रॉब्लम होगी। लेकिन हमारे बीच एक डील रहेगी, हम दोनों अलग अलग बेड पर सोएंगे और तुम मुझसे अब से 2 मीटर दूर रहोगे। तो योकी भी उससे प्रॉमिस कर देता है। रात को वो 2 मीटर डिस्टेंस मेजर कर रहा था, जहाँ वो कहता है, इस तरह तो मुझे लिविंग रूम में सोना पड़ेगा। लेकिन मैंग अपने आप से बातें कर रहा था, क्या मुझे और ब्रेव बनना होगा? तो योकी भी साइड में बैठकर उसकी बातें सुनने लगता है। अगले दिन वैरायटी शो की शूटिंग कंटिन्यू होती है, जहाँ वो ट्रेजर हंट फॉर लव नाम का गेम खेलने वाले थे। ये एक तरह का कंपटीशन था, जहां 15 ट्रेजर स्पॉट्स जंगल में छुपा रखे थे, जिनमें से हर बॉक्स में गोल्ड कॉइन निकलना था, जिसे एक्सचेंज करके लव बक्स मिलना था। जिसके पास सबसे ज्यादा कॉइन होंगे उसे 10,000 लव बक्स एज अ बोनस मिलेंगे, और ये बक्स वो लनवान विलेज के बच्चों के लिए स्पेंड करने वाले थे। हर कोई अपने अपने पेयर के साथ चला जाता है, जहाँ योकी का पेयर शियांग उसके साथ नहीं जाता। तो योकी अकेले ही चला जाता है, जहाँ वो जल्दी जल्दी ट्रेजर बॉक्स ढूंढ रहा था। पर एक ट्रेजर बॉक्स को ट्री से नीचे निकालते टाइम उसका वॉकी टॉकी वहीं पर गिर जाता है, जिसे योकी नोटिस नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ सब अपने पेयर के साथ वापस आ गए थे, लेकिन योकी अभी तक नहीं लौटा था। जहां मैंग डायरेक्टर से बोलता है, योकी अभी तक नहीं आया है। तो डायरेक्टर कहता है वो जीतने के लिए ट्रेजर बॉक्स फाइंड कर रहा होगा। जब डायरेक्टर मैंग की बात ना सुनकर आराम से बैठा रहता है, तो मैंग योकी से वॉकी टॉकी पर बात करता है, लेकिन योकी के पास तो वॉकी टॉकी था ही नहीं, तो वो किसी को कुछ रिप्लाई नहीं कर पाता। इतनी देर में डायरेक्टर तो सो चुका था। मैंग उससे कहता है, रात होने वाली है, लेकिन योकी अभी तक वापस नहीं लौटा है। अगर वो नहीं आया तो तुम्हारे वैरायटी शो का क्या होगा? जहाँ मैंग शियांग नाम के पर्सन से कहता है, तुम योकी के साथ थे राइट? लेकिन शियांग कहता है, वो तो मुझे कुछ बताए बिना ही माउंटेन पर चला गया। लेकिन मैंग शियांग के जूते देखकर कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम माउंटेन पर उसके साथ गए ही नहीं थे। जहाँ वो शियांग पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन शूचे मैंग को काम डाउन होने के लिए कहता है। इसके बाद मैंग अकेले ही योकी को ढूंढने निकल जाता है। रात हो चुकी थी, लेकिन योकी का कोई पता नहीं था। पर काफी ढूंढने के बाद मैंग उस प्लेस पर आ जाता है, जहाँ योकी का वॉकी टॉकी गिरा हुआ था। योकी के वॉकी टॉकी को वहाँ गिरे देख मैंग परेशान होने लगता है, जहाँ वो पूरे जंगल में आवाज लगाते हुए योकी को पुकार रहा था। दूसरी तरफ योकी जंगल में खो चुका था, जहाँ उसे डर भी लग रहा था। पर तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। वो उस वॉइस को इग्नोर करके जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे एक छोटी बच्ची अंधेरे में बैठी हुई दिखाई देती है, जो जंगल में लैम्प की वजह से खो गई थी। तो योकी उससे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास पहुंचाकर रहूंगा। लेकिन वो छोटी बच्ची रो रही थी, तो योकी उसे सोने के लिए बोलता है, जहाँ वो खुद भी सो गया था। थोड़ी देर बाद मैंग को योकी उस प्लेस पर सोते हुए मिल जाता है, तो मैंग उसे अपनी गोद में लेटा देता है। लेकिन योकी को नाइटमेयर आ रहे थे, जहाँ सब उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर जाने के लिए कह रहे थे। लेकिन तभी ड्रीम में मैंग उसके पास आता है, जो उसके फेस को बड़े प्यार से टच करता है। तो योकी ड्रीम में ही बोलने लगता है, प्लीज मैंग, मुझे छोड़कर मत जाओ, वैसा मत करो जैसा उन्होंने किया। लेकिन इस ड्रीम के साथ उसकी नींद खुल जाती है, जहाँ मैंग उसके पास बैठा हुआ था। जब
जब योकी को पता चलता है कि अब वो ड्रीम में नहीं है तो उसे थोड़ा रिलीफ मिलता है, जहाँ वो मैंग से पूछता है तुमने मुझे कैसे ढूंढा, तो मैंग कहता है मैं शियांग से तुमसे माफी मांगने को कहूंगा, उसने तुम्हें अकेले ही माउंटेन पर जाने दिया, ये गलत था। लेकिन योकी कहता है कोई बात नहीं, मुझे इन सब चीजों की आदत है। पर मैंग कहता है ऐसा मत कहो, कम से कम अपने आप को डिफेंड करना तो सीखो। ये सुनकर योकी स्माइल करके कहता है अच्छा तो मेरा नंबर 1 फैन मेरे लिए स्टैंड ले रहा है, मैं तो इस बात को जानने के लिए क्यूरियस हूँ कि तुमने कब मुझे लाइक करना शुरू किया। जिस पर मैंग बोलता है जब हम हाई स्कूल में थे और तुमने स्टेज पर कहा था कि तुम एक्टर बनना चाहते हो और हर कोई तुम पर हंस रहा था, तब तुम मुझे काफी कूल लगे थे। ये सुनकर योकी बोलता है इसका मतलब तुम सिर्फ मेरे फैन हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रबल नहीं देना चाहता, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ पर ये मेरा बिजनेस है, अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तब भी हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। लेकिन मैंग बिना कुछ बोले ही सीधे योकी के लिप्स पर किस कर लेता है। एक लड़की उन्हें ढूंढते हुए उन तक पहुंच गई थी, वो उन दोनों को इस तरह देखकर टर्न हो जाती है, जहां मैंग तो योकी को किस करना कंटिन्यू रखता है, लेकिन वो लड़की उनसे कहती है सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं और तुम्हारे लिए वरिड हैं। अगले सीन में वो सब जंगल से वापस आ चुके थे, जहाँ योकी उस छोटी बच्ची को उसकी मॉम को दे देता है जो उनका ही वेट कर रही थी। उस छोटी बच्ची के पास एक गोल्ड का कॉइन था, वो उसे योकी को दे देती है और योकी इस गेम को ज्यादा गोल्ड कॉइन होने की वजह से जीत गया था। अगले सीन में शूचे ईरान से कहता है हम दोनों के बीच जो कुछ भी है उसे यहीं खत्म करते हैं, पर ईरान कहता है ऐसा क्यों? तो सूचे कहता है लगता है तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। और अब ये स्टोरी 2 साल पीछे जाती है, जहाँ ईरान शूचे का सीनियर था और उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड करी थी। प्रेजेंट में शूचे कहता है वो मेरा फर्स्ट टाइम था और उसके बाद तुम पूरी तरह गायब हो गए, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ? मैं तो तुम्हें बस सबक सिखाना चाहता था कि दूसरों के साथ खेलना कैसा होता है। अगले दिन मैंग योकी को कॉफी पीने के लिए देता है, तो योकी कहता है तुम खुद ही मुझे कॉफी पिला दो, जहाँ मैंग उसे कॉफी पिलाने लगता है। इसके बाद वो योकी से पूछता है तुम खाने में क्या खाओगे? योकी सी फूड खाने की मांग करता है, तो मैंग कहता है ठीक है, वैसे भी हमारे विलेज का सी फूड इतना नहीं बिक रहा है, तो तुम्हें जितना सी फूड खाना है खा लेना, हमारे विलेज की सी फूड की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस हाई होने की वजह से कोई भी उसे बाय नहीं करना चाहता। ये सब सुनकर योकी के दिमाग में एक आइडिया आता है, जहाँ वो मैंग को शर्टलेस करवाकर सी फूड होल्ड करने के लिए कहता है और उसकी वीडियो बनाने लगता है, जहाँ वो सी फूड से ज्यादा मैंग के एब्स की वीडियो बना रहा था और फोटो क्लिक कर रहा था। ये सब देखकर मैंग कहता है मैंने तुम्हें सी फूड की फोटो क्लिक करने के लिए बोला था, ना कि मेरी, अभी इसे डिलीट करो। लेकिन योकी तो अपना फोन लेकर भागने लगता है, जहाँ मैंग योकी से उसका फोन लेने लगता है और इसी चक्कर में वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। अगले सीन में फूड खाते टाइम मैंग योकी से पूछता है क्या तुम्हारा सी फूड सेल करने का प्लान काम किया या नहीं? लेकिन योकी कमेंट्स रीड करता है तो सब मैंग में ही इंटरेस्ट ले रहे थे। ये सब देखकर मैंग बोलता है ये था तुम्हारा मस्त प्लान? तो योकी कहता है तुम लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं करते? और अगले सीन में हम मैंग को फ्रेश सी फूड के साथ लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए देखते हैं, लेकिन वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए काफी सारे मिस्टेक्स कर रहा था। ये सब देखकर योकी बोलता है सच में ये एक काम भी ठीक से नहीं कर सकता। और इसके बाद मैंग की जगह योकी लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करता है। उसे देखते ही हर कोई क्रेजी हो जाता है और उन्हें सी फूड के बहुत सारे ऑर्डर रिसीव होते हैं। ये सब देखकर हर कोई हैप्पी था। तभी एक आंटी मैंग के पास आकर उसे हाथ से बनाया हुआ पिकल देती है और उसे कोका कोला ड्रिंक करने को देती है। तो योकी कहता है तुम तो लनवान विलेज वालों के फेवरेट पर्सन हो, वैसे मेरा गिफ्ट कहाँ है? ये सुनकर मैंग कहता है तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? तो योकी चीक पर मैंग से किस मांगता है, तो बेचारा मैंग इधर उधर चेक करते हुए योकी के चीक पर किस करता है, लेकिन योकी अपने लिप्स आगे ले आता है और दूर से एक पर्सन उन दोनों की क्लोज फोटोज को क्लिक कर रहा था। इधर योकी बोलता है तुमने मुझे बस एक ही किस दी, मुझे एक और चाहिए। ये सुनकर मैंग कहता है ठीक है, अपनी आईज क्लोज करो। योकी जैसे ही अपनी आईज क्लोज करता है तो मैंग उसके कपड़ों में आइस डाल देता है, तो बेचारा योकी ठंड के मारे कांपने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो पर्सन किसी को योकी और मैंग की क्लोज फोटोज सेंड कर देता है। रात को योकी मैंग को टेक्स्ट करके अपने बेड पर बुलाता है, लेकिन मैंग रिप्लाई करता है सपने देखो, तुमने आज बहुत हार्ड वर्क किया है इसलिए चुपचाप सो जाओ। लेकिन थोड़ी देर बाद मैंग खुद ही योकी के पास आकर पूछता है क्या तुम सोए नहीं और क्या तुम अब भी नींद की मेडिसिन लेते हो? ये सुनकर योकी उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है तुम मेरे लिए नींद की मेडिसिन से ज्यादा इफेक्टिव हो। और इसके बाद वो मैंग को
किस करते हुए उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। अगली सुबह वो दोनों बेड पर मजे से सो रहे थे कि तभी उनके घर की डोरबेल रिंग होती है और ना चाहते हुए भी योकी डोर ओपन करके देखता है तो उसका मैनेजर आया हुआ था। लेकिन योकी बोलता है मेरा रूम मैसी हो रखा है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। इसके बाद योकी वापस आकर मैंग को क्यूट सी किस करके कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करने जाना है, इसलिए थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। अगले सीन में योकी का मैनेजर उससे पूछता है तुमने जिस छोटी बच्ची को फॉरेस्ट में सेव किया था उसके बारे में मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कम से कम इस न्यूज का यूज करके मैं तुम्हारी इमेज को और अच्छा बना देता। लेकिन योकी को ये बात अच्छी नहीं लगती पर वो अपने मैनेजर से कहता है जैसा तुम चाहो। इसके बाद मैनेजर योकी से बोलता है वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज है। फैंग ने एडमिट कर लिया है कि जब वो तुम्हें डेट कर रही थी तब उसका एक शुगर डैडी भी था। पर योकी कहता है तुम इस न्यूज को यूज मत करना, वो एक लड़की है, मैं बस ये चाहता हूँ तुम मेरा रिलेशनशिप उसके साथ क्लियर कर दो। पर मैनेजर बोलता है ओ माय गॉड योकी, तुम इस विलेज में आकर पूरे बदल गए हो। अगले सीन में मैंग योकी और उसके मैनेजर से मिलने आता है जहाँ वो अपने आप को उसका हाई स्कूल क्लासमेट बताता है और मैं यहाँ वॉलंटियर करने आया हूँ ऐसा कहता है। मैनेजर मैंग से पूछता है तुम इस विलेज में क्या कर रहे हो, क्या बिग सिटी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है? जिस पर मैंग बोलता है मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। पर मैनेजर मैंग को ताना मारता है पर योकी उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अगले सीन में मैनेजर योकी से बोलता है वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन योकी कहता है मैंने पहले उससे अपना लव कन्फेस किया था और इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। पर मैनेजर कहता है तुम यहाँ किस काम से आए थे? अगर लोगों को ये बात पता चलेगी तो पता है क्या होगा? लेकिन योकी कहता है तब मैं अपने रिलेशनशिप को कन्फेस करके बता दूंगा कि मुझे बॉयज पसंद है। पर मैनेजर बोलता है मैंने अभी अभी तो तुम्हारी इमेज क्लियर करी है लेकिन तुम उस जैसे नॉर्मल लड़के के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हो। ये सुनकर योकी बोलता है मैं अब कंटिन्यू नहीं करना चाहता। तो मैनेजर ये बोलकर वहाँ से चला जाता है जो तुमने अभी बोला उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं कर पाओगे तुम, मैं तुम्हें एक दिन का टाइम दे रहा हूँ, दोबारा से डिसाइड कर लेना। इसके बाद योकी मैंग के घर वापस आता है तो मैंग उससे पूछता है तुम्हारा मैनेजर कहाँ है? ये सुनकर योकी कहता है वो होम स्टे वापस चला गया और उसने जो भी कुछ बोला उसे तुम दिल पर मत लेना। तुमने वहाँ ऐसा क्यों बोला कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं? ये सुनकर मैंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए ट्रबल नहीं बढ़ाना चाहता। जिस पर योकी स्माइल करके मैंग से कहता है तुम्हें मेरे लिए वरीड होने की नीड नहीं है, जब सही टाइम आएगा मैं सब कुछ पब्लिक कर दूंगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। और इसके बाद वो बड़े प्यार से मैंग के लिप्स पर किस करता है। दूसरी तरफ एक लड़की शूचे से अपना लव कन्फेस कर रही थी लेकिन शूचे कहता है मेरे दिल में ऑलरेडी कोई है। तो वो लड़की कहती है क्या हम फ्रेंड्स रह सकते हैं? तो शूचे उस लड़की के हेड पर पैट करके कहता है मैं हमेशा तुम्हें अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करूंगा। लेकिन ईरान को लगता है कि शूचे ने उस लड़की का लव एक्सेप्ट कर लिया है, जहाँ वो शूचे को कांग्रेचुलेशंस और हैप्पी विशेस देकर वहाँ से चला जाता है और उसे बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था। अपने रूम में बैठकर वो काफी सैड था लेकिन शूचे वहाँ आकर उसके सामने कुछ बेल्ट्स फेंक कर कहता है इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लो। तो ईरान डरते हुए एक सिलेक्ट कर लेता है। शूचे ईरान से उसका सेफ वर्ड पूछकर उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले दिन वैरायटी शो की रैप अप पार्टी चल रही थी जहाँ बहुत सारे लोग योकी के साथ फोटोज क्लिक करवा रहे थे। ईरान भी योकी को फ्लावर्स देकर कहता है मैंने जो भी टाइम इस शो पर तुम्हारे साथ बिताया वो बेस्ट था और मैं हमेशा तुम्हारा फैन रहूंगा। योकी भी ईरान के साथ हैंडशेक करके उसे गुड लक विश करता है लेकिन शूचे वहाँ आकर ईरान को अपनी साइड कर लेता है जिसे देखकर योकी समझ जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ विलेज चीफ और विलेज के लोग मैंग के घर जाकर कहते हैं वो योकी कहाँ है? ये सुनकर मैंग कहता है आज उसके शो की शूटिंग ओवर हो चुकी है, आपको उससे क्या काम है? ये सुनकर विलेज चीफ कहता है पूरे इंटरनेट पर जो सी फूड लाइव स्ट्रीम पर सेल हुआ था उसकी क्वालिटी बेकार है, इस बारे में न्यूज फैल चुकी है और कुछ लोग हमारे विलेज के सी फूड की बुराई कर रहे हैं। जहां एक लड़की मैंग से कहती है योकी को एक्सपोज किया गया है कि उसने वैरायटी शो में हमारे विलेज के सी फूड को गलत तरीके से शो किया है। विलेज चीफ मैंग से बोलता है इस वजह से ही हमारे सी फूड के सारे ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं और हम सी फूड के ऑर्डर को वापस भी नहीं ले सकते, इसलिए अब हमें क्या करना चाहिए? लेकिन वो लड़की मैंग से बोलती है हमें सबसे पहले योकी को फाइंड आउट करना होगा। ये सुनकर विलेज चीफ कहता है हम बस योकी से पूछना चाहते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया और अगर उसे भी चीट किया गया है तो हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, हम सब कुछ एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी तरफ डायरेक्टर योकी से बात कर रहा था इस बार मैंने कैसा काम किया, क्या तुम खुश हो? तो योकी हाँ बोलता है और इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता
आता है, जहां योकी ने ही डायरेक्टर से बोलकर सब कुछ अरेंज करवाया था और इसके बदले वो इस वैरायटी शो के सेकंड सीजन के लिए पैसे इन्वेस्ट करने वाला था। यानी कि शुरू से लेकर एंड तक जैसे भी डायरेक्टर ने योकी को ट्रीट किया था वो सब योकी का ही प्लान था, ताकि वो मैंग के क्लोज आ पाए। मैंग योकी को ढूंढते हुए उसके पास आकर उन दोनों की बातें सुन लेता है, जहाँ डायरेक्टर योकी से पूछ रहा था तुम्हारा मैंग के साथ क्या रिलेशन है, तो योकी कहता है हम हाई स्कूल क्लासमेट हैं। ये सुनकर तो मैंग का दिल टूट जाता है। दूसरी तरफ विलेज के सभी लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि इन सब में मैंग की गलती है या नहीं। इधर योकी का मैनेजर उसके पास आकर उसे बताता है कि फैंग ने तुम्हारे बारे में पैसे देकर ये न्यूज दी है कि इस वैरायटी शो को तुमने ही प्लान किया था। इस न्यूज को रीड करके योकी भागते हुए मैंग को ढूंढने जाता है, लेकिन योकी को मैंग कहीं भी नहीं मिलता। तब तक वहाँ मैनेजर भी आ गया था, जो योकी से बोलता है हमें आज वापस जाना है, पर योकी बोलता है मैं अभी नहीं जा सकता। तब तक वहाँ मैंग के फादर भी आ गए थे, जो योकी से कहते हैं अगर मैं यहाँ नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता, इसलिए अभी मेरे साथ चलो। लेकिन योकी बोलता है सॉरी मुझे कुछ जरूरी काम है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ वो हर जगह जाकर मैंग को ढूंढता है, लेकिन योकी को वो कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ वो लड़की योकी को ढूंढ रही थी, जहाँ उसे वो मिल भी जाता है, लेकिन योकी बोलता है विलेजर्स के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, लेकिन अभी मैं मैंग को ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है मुझे पता है कि मैंग कहाँ है। इधर मैंग के फादर ग्रैंडमा टोंग से कहते हैं मेरे बेटे की इतने साल से टेक केयर करने के लिए थैंक्स, लेकिन ग्रैंडमा कहते हैं वो हमारी टेक केयर करता है ना कि हम उसकी। तभी योकी का मैनेजर मैंग के फादर के सामने कुछ पिक्स फेंक कर कहता है अपने बेटे से बोल देना कि वो योकी से दूर रहे, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना। मैंग के फादर उन पिक्स को चेक करते हैं तो मैंग योकी के साथ उन पिक्स में बहुत अच्छे से स्माइल कर रहा था। उन पिक्स को देखकर ग्रैंडमा टोंग कहती हैं तुम्हारा बेटा शायद ही किसी के साथ इतने अच्छे से स्माइल करता है। दूसरी तरफ योकी मैंग को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये कितना डेंजरस है। मैं वापस जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ये सुनकर मैंग कहता है मैं अपने आप वापस जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं। तुम यहाँ किस पर्पज से आए थे। जिस पर योकी कहता है मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, तो मैंग बोलता है मेरे लिए। तुमने वो पूरा शो खुद प्लान किया था, क्या तुम मुझे एक फूल समझते हो। जब हर कोई तुम पर डाउट कर रहा था मैंने तुम पर ट्रस्ट किया और सोचा कि तुम एक काइंड पर्सन हो, लेकिन तुम इतने सेल्फिश हो गए। वैसे ये तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं तुम्हें इतना लाइक करता हूँ। मुझे नहीं पता तुमने क्या सच बोला और क्या झूठ। ये सुनकर योकी कहता है मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये सच है। पर मैंग रोते हुए बोलता है अब मैं थक चुका हूँ, इसलिए अब एक दूसरे को जाने देते हैं, तुम मुझे जाने दो प्लीज, अब मैं तुम्हें और लाइक नहीं करना चाहता। तो योकी कहता है क्या तुम ये कर पाओगे। तो मैंग कहता है हाँ, और वो रोते हुए योकी से ब्रेकअप कर लेता है। योकी भी अब कुछ नहीं बोल पाता और वहाँ से चला जाता है। मैंग रात तक वहीं बैठकर रो रहा था। अगले सीन में योकी का मैनेजर उससे बोलता है मैंने वैरायटी शो वालों से बात कर ली है, वो वीडियोस री एडिट करने के लिए मान गए हैं और विलेजर्स वाले इशू के लिए हम बाद में पैसे देकर कुछ विलेजर्स को हायर कर लेंगे और वो ऑनलाइन आकर तुम्हारे बारे में अच्छी अच्छी बातें बोल देंगे, जिससे तुम्हारी इमेज क्लियर हो जाएगी। ये सुनकर योकी बोलता है क्या हमें ये सब करना जरूरी है, इसे तो बिट्रे करना कहते हैं। आगे चलकर अगर उन्हीं विलेजर्स ने सबको बता दिया कि हमने उन्हें पैसे दिए थे तब क्या होगा। लेकिन उसका मैनेजर बोलता है पहले प्रेजेंट की सिचुएशन को तो संभालो, बाद की बाद में देखी जाएगी। लेकिन योकी बोलता है मैं ये सब नहीं करना चाहता, इसलिए हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते हैं। और उसका मैनेजर काफी गुस्से में कहता है भलाई करके तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सरवाइव नहीं कर पाओगे, अगर मैं नहीं होता तो क्या तुम यहाँ तक पहुँच पाते। पर योकी उसे बो करके थैंक्स बोलकर अपने रास्ते चला जाता है। लेकिन उसका मैनेजर गुस्से में बोलता है अब तुम अपने आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जहाँ वो उसी फैंग नाम के एक्ट्रेस को कॉल लगाता है जिसने योकी के करियर को ओवर करने की कोशिश करी थी। जहाँ वो फैंग से कहता है योकी तो अब मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए रेडी हूँ, अब से हम साथ में काम करेंगे, मैं कॉन्ट्रैक्ट रेडी करता हूँ। दूसरी तरफ मैंग अपने रूम में वापस आता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं अब तक तुम कहाँ थे। ये सुनकर मैंग अपने आंसू पोंछ कर कहता है अपना माइंड क्लियर कर रहा था। तो उसके डैड कहते हैं अगर तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहते। वो आगे कुछ कहते कि तभी मैंग बोलता है मैं आपके साथ वापस जाने के लिए रेडी हूँ। जहाँ वो अपने डैड को हक करके सॉरी बोलता है और बोलता है पिछले कुछ सालों में मैं ही था जिसने आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहा। और अगले दिन योकी मैंग से कुछ बिना बोले ही वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में मैंग विलेज चीफ के पास जाकर जो भी नुकसान विलेजर्स ने उठाया था उसके लिए सॉरी कहकर अपनी सेविंग्स विलेज चीफ को देता है। लेकिन विलेज चीफ कहता है तुम्हें सॉरी बोलने की नीड नहीं है, सब कुछ ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है क्योंकि योकी ने मेरे साथ IOU साइन किया है और उसने विलेजर्स को पैसे देकर उनकी मदद कर दी है।
यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखाया भी जाता है। IOU साइन करने का मतलब था कि विलेजर्स ने योकी से पैसे बोरो किए हैं। वैसे तो योकी अपनी तरफ से पूरे नुकसान के पैसे देना चाहता था, लेकिन विलेज चीफ योकी के साथ गलत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने योकी से IOU कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। प्रेजेंट में विलेज चीफ मैंग से कहता है क्या तुम उस कॉन्ट्रैक्ट को देखना चाहोगे, लेकिन मैंग बोलता है मेरा योकी के मैटर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर आप ही अपने पास संभाल कर रखो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर योकी एक आस में पीछे टर्न होकर देख रहा था कि मैंग उसे सी ऑफ करने तो जरूर आएगा, जहाँ वो उसके साथ बिताए सारे ब्यूटीफुल से सैड मोमेंट्स सबको याद करता है, लेकिन मैंग उसे सी ऑफ करने नहीं आता। इधर मैंग ग्रैंडमा टोंग को बाय बोलकर जो ब्रेसलेट योकी ने उसके लिए बनाया था वो भी उन्हें ही देखकर अपने डैड के साथ चला जाता है। अब चारों तरफ न्यूज फैल चुकी थी कि योकी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है और एक्ट्रेस फैंग ने योकी के मैनेजर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जहां फैंग रिपोर्टर से कहती है अब मुझे इस कंपनी ने एज एन एक्ट्रेस सिलेक्ट किया है तो मैं अपना बेस्ट दूंगी और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो पास्ट था। मैं जल्दी से जल्दी अपना काम कंटिन्यू रखूंगी और होप करती हूँ कि किसी भी लड़की को मेरी तरह प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दूसरी तरफ योकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने कन्फेस कर देता है कि उसे मैन की तरफ अट्रैक्शन होता है। ये बोलकर वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बाय बोल देता है, जहां लोग गुस्से में उस पर खाली बोतलें फेंकते हैं। इधर मैंग योकी के साथ बिताए ब्यूटीफुल मोमेंट्स को याद करके रो रहा था और योकी की भी कंडीशन ठीक नहीं थी, वो भी मैंग को याद करते हुए ड्रिंक कर रहा था। कुछ दिन बाद होटल की फुटेज सामने आ जाती है, जिससे ये न्यूज फैल जाती है और सबको पता चल जाता है कि योकी ने फैंग पर कभी चीट किया ही नहीं था। फैंग तो बस विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी, जहां मीडिया फैंग और उसके मैनेजर से आंसर मांगते हैं, लेकिन फैंग डर के मारे फ्लोर पर ही गिर जाती है, लेकिन उसका मैनेजर कहता है वो सब कुछ झूठ है। इधर मैंग जॉब तो कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान जॉब पर नहीं रहता और वो सैड रहने लगा था। योकी की भी वही कंडीशन थी और इसके बाद स्टोरी 1 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ लनवान विलेज में बहुत सारे टूरिस्ट आने लगे थे और लीमे नाम की लड़की बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए उन्हें अपना विलेज शो कर रही थी। शूचे से ईरान मिलने आया था, जहाँ वो आते ही शूचे को हक कर लेता है और पूछता है क्या तुमने मुझे मिस किया। तो शूचे बोलता है हाँ, मैं जब तुम्हें नहीं देखता तब मैं तुम्हें मिस करता हूँ, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो तो मैं तुम्हें और मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर ईरान बोलता है मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई है। दूसरी तरफ योकी डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था, तभी एक पर्सन वहाँ हेल्प हेल्प बोलने लगता है, तो काइंड योकी उसके पास जाकर उसकी मदद करता है। इधर शूचे ईरान की सिस्टर को अपने घर ले आता है, जहाँ उसके सिस्टर को शूचे का घर काफी पसंद आता है। शूचे और ईरान तो रेस्टोरेंट से डिनर बनवाने चले जाते हैं और उसकी सिस्टर वहीं रेस्ट करती है। ईरान की सिस्टर शूचे से उसका नंबर मांगती है। वहीं दूसरी तरफ मैंग अपने फादर के साथ डिनर कर रहा था। डिनर करने के बाद वो अपने रूम में बैठ जाता है, जहाँ उसे किसी का टेक्स्ट आता है जो उसे सर्कस देखने जाने के लिए पूछता है। पहले तो मैंग ना बोलने का डिसाइड करता है, लेकिन फिर वो हाँ ही बोल देता है। इधर जिस पर्सन को योकी ने बचाया था वो योकी से उसका नाम पूछकर उसे थैंक्स कहता है। दूसरी तरफ शूचे ईरान के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें कर रहा था कि तभी एक लड़की शूचे से कहती है आज जिन 2 लड़कों ने होम स्टे में चेक इन किया था वो तुमसे बात करना चाहते हैं। और तभी शूचे को ईरान की सिस्टर का भी टेक्स्ट आता है जो उससे कुछ बात करना चाहती थी, जहाँ शूचे अकेले ही ईरान की सिस्टर से मिलने जाता है। उसके सिस्टर शूचे को एक बैंक कार्ड देती है, लेकिन शूचे कहता है जो भी घर आपने देखे वो सब मेरे हैं और इस आइलैंड के जितने भी होम स्टे हैं वो मेरे ही हैं। मैं शू कुआंग ग्रुप का बेटा हूँ। लेकिन ईरान की सिस्टर बोलती है क्या मेरा भाई? ईरान ये बात जानता है, पर शूचे मना कर देता है और बोलता है मुझे आपकी मनी की नीड नहीं है, मैं ईरान से ब्रेकअप नहीं कर सकता। ये सुनकर ईरान की सिस्टर स्माइल करके कहती है ये तो मैं तुम्हें तुम दोनों का डेटिंग फंड दे रही थी, जैसे ईरान ने बोला था तुम सच में वैसे ही हो। दूसरी तरफ जिस पर्सन को योकी ने सेव किया था वो योकी से उसकी ईमेल आईडी मांगता है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी योकी को ईरान का टेक्स्ट आता है जो उससे अर्जेंट बात करना चाहता था, जहाँ ईरान ने बोला था जो लड़के शूचे के होम स्टे में आकर रुके हैं उन्होंने बोला कि वो तुम्हारे और मैंग के स्कूल क्लासमेट थे और वो दोनों यहीं अपनी वेडिंग करना चाहते हैं। एक दिन बाद उनकी वेडिंग है, तो क्या आप यहाँ उनकी वेडिंग अटेंड करने
आ सकते हो। वहीं योकी ने जिस पर्सन को सेव किया था उसने भी योकी को टेक्स्ट करके बताया था कि मैं एक डायरेक्टर हूँ और एक फिल्म बना रहा हूँ और मैं तुम्हें मेन लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट करना चाहता हूँ। क्या तुम न्यूयॉर्क आकर मेरे प्रोड्यूसर से बात कर सकते हो। इन दोनों बातों को सोचकर योकी सोचता है मैं मैंग के पास जाकर उसकी लाइफ डिस्टर्ब नहीं कर सकता और वो मैंग जहाँ काम करता है उसी के सामने से पास होकर चला जाता है, लेकिन मैंग को वो नहीं देख पाता। अगले सीन में मैंग को विलेज से किसी का पार्सल आया था। जहाँ वो उसे ओपन करके देखता है तो उसमें एक बैंक का कार्ड था। साथ ही योकी ने जो IOU कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो पेपर भी था। विलेज चीफ ने मैंग को एक लेटर सेंड करके कहा था 1 साल पहले जब तुम चले गए थे तब तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को ओपन करके नहीं देखा था और मैंने भी तुम्हें फोर्स नहीं किया, लेकिन जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ठीक से नहीं सो पाता। उस टाइम में बहुत सेल्फिश था, विलेजर्स के पास मनी नहीं थी इसलिए हमने योकी से बोरो करी थी, लेकिन अब विलेज में सब कुछ ठीक हो गया है इसलिए मैं योकी से लिए पैसों से वापस करना चाहता हूँ। क्या तुम उसे ये कार्ड दे दोगे। और 2 लड़के विलेज में आए हैं जिन्होंने बोला है कि वो तुम्हारे क्लासमेट थे, तो क्या तुम उनकी वेडिंग अटेंड करने यहाँ आओगे। उन लड़कों ने मैंग को इन्विटेशन कार्ड भी सेंड किया था। अगले सीन में योकी उस पर्सन से फोन पर बात कर रहा था जिसने उसे मूवी में मेन लीड का रोल प्ले करने के लिए ऑफर किया था। जहां वो बोलता है मिलकर एक दूसरे से डिटेल में बात करते हैं। और इसके बाद हम योकी को लनवान विलेज में देखते हैं जहां वो अपने क्लासमेट्स की वेडिंग अटेंड करने आया था। चलते चलते वो उन सारे मोमेंट्स को याद करता है जो उसने मैंग के साथ इस विलेज में स्पेंड किए थे। जहां वो एक प्लेस पर बैठे बैठे सो जाता है और तभी मैंग वहां पहले की तरह हेलमेट पहनकर आता है। उसे देखकर योकी इमोशनल हो जाता है। जहां वो मैंग से बोलता है मुझे लगा तुम यहाँ नहीं आओगे, पूरा 1 साल बीत चुका है। ये सुनकर मैंग बोलता है 1 ही साल तो बीता है। ये बोलकर वो योकी को वहीं किस करने लगता है। मैंग के डैड ने जो मैंग को पार्सल आए थे और वेडिंग इनविटेशन सब कुछ देख लिया था, इसलिए उन्होंने मैंग को उसकी लाइफ वो जैसे जीना चाहता है वैसे ही जीने के लिए परमिशन दे दी थी। योकी मैंग से पूछता है वेडिंग अटेंड करने के बाद क्या तुम वापस चले जाओगे। ये सुनकर मैंग बोलता है आज से तुम जहाँ भी जाओगे मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। ये बात वो बहुत ज्यादा खुश होकर बोल रहा था। तो योकी कहता है अभी अभी मैं टर्की से वापस आया हूँ, वो प्लेस बहुत ब्यूटीफुल है, अब हम साथ में पूरी दुनिया घूमेंगे। मैंग तो वैसे भी योकी के साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी था। उन दोनों के स्कूटर की बैटरी बीच रास्ते में ही डेड हो गई थी, तो वो भागते हुए वेडिंग में लास्ट मोमेंट पर पहुंच जाते हैं। सब उनका ही वेट कर रहे थे। शूचे और ईरान तो उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। वेडिंग पूरी होने के बाद योकी बुके कैच करता है और नी पर बैठकर मैंग को देता है और इसी क्यूट मोमेंट के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। मिलते हैं एक न्यू ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।